करेंगे, नहीं तो फिर हम पूरा रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद फिर वही पुरानी वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए, है ना। ओके, ये तुम्हारा ओके, पढ़ लो पेपर अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। देखो, ये तुम्हारा है इंटरनेशनल लॉ का, जो भी तुम्हारे पास सीरीज हो, क्योंकि लोग अलग अलग लिए हैं। देखो इसमें 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 4 यूनिट, चूंकि इसमें बेयर एक्ट हमको नहीं पढ़ाना है, हमको सिर्फ नोट्स को टॉपिक ही पढ़ाना है। अब उस टॉपिक से तुम लोग क्या करो कि अपना क्वेश्चन आंसर हाईलाइट करते चलो, क्योंकि टॉपिक मतलब क्वेश्चन आंसर, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, 5वां यूनिट इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि 5वां यूनिट में जो ह्यूमन राइट्स पूछेगा, वो तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर तुम लोग पढ़ोगे, फंड कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पेपर, उसमें जो फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ोगे सिर्फ फंडामेंटल राइट में का, और बाकी क्वेश्चन तो पढ़ोगे उसमें सारे फंडामेंटल राइट अलग अलग पढ़ोगे, जैसे कि आर्टिकल 14 अलग से पढ़ोगे, 19 अलग से पढ़ोगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अलग से पढ़ोगे, बट एक पढ़ोगे सारे। उसको तैयार रखना, वो तुम्हारे 5th यूनिट में आएगा वो क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है 7th पेपर में मानवाधिकार पर, अगर इससे लिखने में काम आ गया तो वहां पर भी काम आ जाएगा। ओके, नाउ कल हमने ये शुरू किया था, और इसमें हमको थोड़ा सा एक चीज मैंने गलत कर दिया था। हाँ, कहाँ गया, देखो इसकी नोट्स हम ना इकट्ठा भेजेंगे, टॉपिक उनको पूरा करने दो, हम इकट्ठा भेज देंगे, ठीक है। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा गूगल, चूंकि मैं बोल रही हूँ मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जो ये जूस कर दिया था, ये मुझे लगा कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कि जो गूगल ट्रांसलेशन है मेरे पास इस समय, ठीक है, यहाँ जस होना चाहिए, ठीक है। और जस को जब गूगल ट्रांसलेशन ने किया तो उसको जूस कर दिया, ये जस होगा, ठीक है। बस इतना सा इसको सही करना था, और उसके बाद यहाँ से, ठीक है। ओके, तो एक सेकेंड, लास्ट टॉपिक क्या था, अंतरराष्ट्रीय कानून और के गुण और अवगुण, ठीक है। तुम परिभाषा तैयार कर लोगे, गुण अवगुण तैयार कर लोगे, तो अगर मान लो तुमने भाव्य का लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक तुम्हारा सारा उसमें हो जाएगा, ठीक है, सीरीज। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन जो है वो है आस्टिन की, आस्टिन अंतरराष्ट्रीय विधि को सकारात्मक विधि मानते हैं या सिद्धांत देते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो आया तो वहां पर भी तुमको थोड़ा सा उसको जानना चाहिए, ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। ओके, चलो, सो पेन ले लें। तो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, आस्टिन की सकारात्मकता, तो हम तुमको सिर्फ की पॉइंट बताएंगे, तो तुम सोचोगे कि मैम सिर्फ इतना ही लिखना है एग्जाम में, नहीं, तुम्हें पहले इंटरनेशनल लॉ की परिभाषा फिर से लिखनी पड़ेगी उस आंसर में, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की परिभाषा लिखना और उसके बाद आस्टिन के बारे में बताना, ठीक है। मतलब हमेशा आंसर लिखते समय याद रखना है, भले तुमने एक बार मान लो अंतरराष्ट्रीय विधि की परिभाषा का पूरा लिखा हुआ है, तो दोबारा लगेगा अरे मैम मैं फिर से लिखूंगी, तो एग्जामिनर सोचेगा कॉपी कर रहे हैं, नहीं। अगर तुम किसी चीज के बारे में लिख रहे हो तो थोड़ा सा इंट्रो तुमको देना चाहिए, फिर हम आस्टिन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है, सकारात्मक नैतिकता है, और हो सकता है कि ये तुम्हारे किसी सीरीज में हो और किसी सीरीज में ना हो, ठीक है। अगर किसी सीरीज में नहीं है ये क्वेश्चन, तब भी तुम इसको अपने अंतरराष्ट्रीय विधि की परिभाषा में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तुमको अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है, अलग से क्वेश्चन ही पूछ लिया और अच्छी बात है। तो देखो, हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में, अंतरराष्ट्रीय विधि जो विभिन्न देशों के मध्य लागू होती है, ठीक है। ओके तो एक ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं जिनका नाम है जॉन ऑस्टिन, ठीक है। हम सेकंड, तुम्हारे हो सकता है थर्ड सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ोगे जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र, ठीक है। और ये जो थे, ये इंग्लैंड के इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के फादर हैं, ठीक है, ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस के फादर हैं।
इन्होंने भी कुछ ना कुछ परिभाषाएं किसी ना किसी चीज की दी होंगी, है ना। तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि जो लागू हो रही है उसको कहा कि ये सकारात्मक नैतिकता मात्र है, कोई विधि नहीं है। ऐसा क्यों कहा? पहले इन्होंने विधि को परिभाषित किया, ठीक है, इन्होंने एक विधि की परिभाषा दी है। हो सकता है तुम्हारा जो क्वेश्चन आए इसी में बन के आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर तुमसे कोई पूछ सकता है, ठीक है। ओके, इन्होंने कहा जो लॉ है, इसको तुम इंग्लिश में भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। जो लॉ है, लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन, ठीक है। backed by sanction. ओके, तो इन्होंने कहा कि जो विधि है, विधि जो है वो संप्रभु का आदेश है, ठीक है। विधि जो है संप्रभु का आदेश। अभी इसको हम समझा रहे हैं इसका क्या मतलब है, और यहाँ इंटरनेशनल लॉ की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमको सिर्फ तुमको नोट्स मतलब टॉपिक पढ़ाना होता ना, हम पीपीटी बनाते 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो गया होता। लिख के बताएंगे, समझ में आएगा, दिमाग में रहेगा कुछ दिन। विधि जो है संप्रभु का आदेश है, और जिसका उल्लंघन सॉरी झील का लिख दिया है, जिसका उल्लंघन दंडनीय है, ठीक है। या जो आदेश क्या है, जिस आदेश का उल्लंघन करने पर हमें क्या मिलता है, दंड मिलता है, या जिस संप्रभु को दंड देने की शक्ति है। अब देखो अब हम तुमको तोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं सामान्य कानून की बात कर रहे हैं, कोई भी कानून, जैसे हमारे यहाँ सीआरपीसी बीएनएस लागू हुआ है, अपनी लैंग्वेज में समझो। जो भी कहीं कानून लागू होता है वो क्या होता है, कमांड होता है। क्या होता है? कमांड, आदेश होता है, ठीक है। किसका होता है? सॉवरेन का। सॉवरेन मतलब संप्रभु। संप्रभु क्या कौन होता है? जिसके ऊपर कोई अन्य ना हो। जब ये परिभाषा दे रहे हैं तब ये राजा की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजा से तो ऊपर कोई होता नहीं, और राजा की बात अगर कोई नहीं मानेगा, राजा का आदेश, राजा का आदेश अगर कोई नहीं मानेगा तो क्या दिया जाएगा? उसको दंड दिया जाएगा। यहाँ जो सैंक्शन शब्द है इसका अर्थ होता है दंड, पनिशमेंट की जगह सैंक्शन शब्द यूज है, ठीक है। तुमको ये एग्जाम में भी लिखना है, ओके, सीधी सी बात है। तो ये कहते हैं जो विधि होती है उस संप्रभु का आदेश होती है, और अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो दंड मिलता है, क्योंकि जो राजा का आदेश होता है उसको किसका सपोर्ट प्राप्त होता है? दंड देने की शक्ति का, ठीक है। नाउ आज के जमाने में सॉवरेन कौन है? नेक्स्ट पेज पे करते हैं तुम लोग को थोड़ा सा, ठीक है। नाउ जो संप्रभु है ये कौन है? वाह क्या राइटिंग है मेरी, कभी घमंड नहीं की, ठीक है। तो चल जाओ भैया। तो ये जो संप्रभु है ये कौन होगा? तो वैसे तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि राजा, बट आज के जमाने में राष्ट्र, ठीक है। कोई भी राष्ट्र जो राज्य है, देश है, जिसकी अपनी सरकार है, वो संप्रभु है, जैसे कि भारत, ठीक है। संप्रभु का क्या लक्षण होते हैं? ये अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, राजा अपना फैसला स्वयं ले सकता है, ठीक है, ले सकते हैं ना। और किसी अन्य की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब अन्य से ये, अन्य व्यक्तियों से क्या है? मुक्त है, ठीक है। अन्य से ये बाध्य नहीं है, ठीक है। इनका आदेश देने की शक्ति होती है, अगर नहीं देंगे, नहीं बात मानी गई तो दंड दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत हमको नहीं समझना, ठीक है। आज के जमाने में एग्जाम्पल के लिए राष्ट्र, और अगर घर में देखना है तो पापा का देख लो, पापा की बात नहीं मानोगे, पापा घर के सॉवरेन है, एक दे देंगे,
है ना? ठीक है, बट हमको इतना ही समझना था, ठीक है? इतनी बात इनकी लिखनी है। अर्थात अर्थात जो विधि है इसमें दो चीज होनी आवश्यक हो, ठीक है? सर्वोच्च सत्ता, जिसे इसमें क्या कहा गया है, संप्रभु, ठीक है? इसका ये होना आवश्यक है, ठीक है? ये इसका आदेश होना चाहिए। और दूसरा, दंड उल्लंघन पर, अगर इस आदेश का उल्लंघन हुआ तो क्या मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, ठीक है? ओके, हो गया ना? अब ये पहले हम समझाएंगे तभी हम समझा सकते हैं कि आखिर क्या मतलब है। जो अब तुम्हारा क्वेश्चन है इसका क्या मतलब है। जो ऑस्टिन कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि है, देखो अंतरराष्ट्रीय विधि के लिए हमने अभी तक ये शब्द यूज किया था, ठीक है? आईएल, फिर से कर रहे हैं, आईएल जो है वो क्या है, कानून ना होकर के नैतिक सकारात्मकता है, ठीक है? ओके, ठीक है। ओके, तो ऑस्टिन कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि ना होकर के बल्कि केवल सकारात्मक नैतिकता है, ठीक है? उल्टा लिख दिया मैंने, सीधा कर लेना, ठीक है? तो नैतिकता है, ठीक है? ओके, अब इसको लिखना नहीं था, तुम्हारी नोट्स में हाईलाइट कर लेना बस, ठीक है? ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि ये जो अपनी विधि की परिभाषा इन्होंने दी है उससे कंपेयर करते हैं विधि की परिभाषा से। देखो बेटा, यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ काम कर रही हूँ, ठीक है? तुम चाहो तो लिख सकते हो, विधि की परिभाषा से जो इन्होंने दी है, किसने दिया, ऑस्टिन ने, उससे जो है अंतरराष्ट्रीय विधि को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कंपेयर कर रहे हैं, अब देखो, इनके अनुसार विधि क्या होनी चाहिए, किसी सर्वोच्च प्राधिकार द्वारा, संप्रभु द्वारा दी जानी चाहिए जिसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है? बट अंतरराष्ट्रीय विधि जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है, ये किसी सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा नहीं बनाई गई है, ठीक है? ये विभिन्न देशों द्वारा मिलकर एक ग्रुप द्वारा बनाई गई है, ठीक है? इसमें सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं है, ठीक है? दूसरा क्या है, दूसरा जो अति आवश्यक था, ठीक है, इसमें दंड नहीं है, निश्चित दंड नहीं है अगर इसका उल्लंघन किया जाए तो। अंतरराष्ट्रीय विधि का होता ही रहता है, इतने मानवाधिकार वगैरह का होता रहता है, नहीं मिलता दंड, ठीक है? ओके, क्यों, क्योंकि जब सॉवरेन ही नहीं है दंड कहां से मिलेगा, ठीक है? तीसरा, जो इसके हर सदस्य हैं वो अपने आप में अलग एक सॉवरेनिटी रखते हैं, अपने आप में एक सॉवरेनिटी रखते हैं। कौन कौन से सदस्य, कोई कंपनी वगैरह नहीं, व्यक्ति नहीं, बल्कि राज्य, जो राज्य हैं, जो अंतरराष्ट्रीय विधि का भाग बने हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट किया है, उसमें साइन किया है, संविदा में शामिल हुए हैं, वो अपने आप में एक राज्य हैं। तो इसलिए ये कहते हैं, हमको पेन ढूंढना पड़ता है, यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि यहाँ अगले पेज में हम लोग कुछ और कर सकें। इसलिए कहते हैं, जब निम्न चीजें, हम नहीं, इसको हम अपने शब्द में लिख रहे हैं, जब निम्न तत्व अलग हैं उनकी परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, ऑस्टिन की। पहला कौन सा, संप्रभु, विधि में संप्रभु होना चाहिए, जबकि अंतरराष्ट्रीय विधि में तो संप्रभु होता नहीं है। विधि में संप्रभु का आदेश देने की शक्ति होनी चाहिए, और अगर उस आदेश का उल्लंघन हुआ तो दंड मिलेगा, इसलिए वो आदेश मान्य होता है। अंतरराष्ट्रीय विधि आदेश देती है बट उसके उल्लंघन पर हम दंड बाध्यकारी नहीं कर सकते, ठीक है, निश्चित नहीं है, ठीक है? और हर राज्य क्या है,
क्या कहते हैं, अपने आप में एक सॉवरेन है, इसलिए ये क्या है, एक नैतिक सकारात्मकता है। सो ये जो भी कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया तो तुम अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हो। उससे पहले हमको पेन ढूंढने दो। रेड कलर रहता है तो हमको समझ में आता है कहाँ लिखे हैं। ओके ओके। और अब हर देश, सॉरी, देश की जगह पे इंटरनेशनल लॉ में राज्य शब्द यूज होता है, ठीक है। अपने आप में एक सॉवरेन है, तो ये दोनों याद रखना है, एस से सॉवरेन और एस से सैंक्शन, संप्रभु, पनिशमेंट, ठीक है। बस इतना टॉपिक था, इसको याद रखना, ठीक है ना। उसकी आलोचना वगैरह सब तुम्हारे में दी हुई है, और जैसे कि क्या आलोचना हम इसकी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि दंड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में भी बहुत सारी जगह पे दंड की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है। अगर कोई राज्य अपराध कर रहा है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, सैन्य कार्रवाई कर सकता है, व्यापार प्रतिबंध लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रूस पर कितने प्रतिबंध युद्ध के कारण लगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी कई लोगों को युद्ध अपराधी घोषित कर देता है अगर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ, जैसे कि इस समय इजराइल के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर पर लगा हुआ है कुछ कुछ, ठीक है। और भी ऐसे कई दंड हैं, भले उतने प्रभावित नहीं है बट हैं, ठीक है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संधियां और जो प्रथाएं होती हैं, अगर आपने संधि की है, ठीक है, तो उन संधियों का पालन करना आवश्यक है। जैसे कि पैक्टा सेंट सर्विंडा, ये एक प्रकार का अधिनियम है, अभिसमय है। अगर इसका आप संधि करते हो तो आपको पालन करना आवश्यक है। ये हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। ओके। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पर्यावरण के लिए बहुत सारी चीजें फॉलो करना, ओके, इत्यादि। तो अंतरराष्ट्रीय विधि भले पूर्णतः विकसित, सॉरी, तो इसका निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष तुम्हारे उसमें सीरीज में दिया हुआ है, बट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है, अपने भाषा में जो भी तुमको समझ में आए, जो भी निष्कर्ष हो, कि अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है, अब लगभग पूर्ण विकसित है, और सिर्फ जो है सकारात्मक नैतिकता नहीं है, जो कि ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। क्योंकि ऑस्टिन ने 19th सेंचुरी में मत दिया था, ठीक है। उस समय के हिसाब से ये सही था, 1800 से लेकर 1900 के बीच में, बट आज के समय में ये उतना महत्व नहीं है, उतना उचित नहीं है, क्योंकि आज डेवलप हुआ है समाज। सॉरी, अंतरराष्ट्रीय विधि कुछ ना कुछ ये दंड देता है। लिखने में टाइम लगेगा इसलिए नहीं लिख रहे, तुम्हारी सीरीज में होगा, समझ लेना, ठीक है। हमें की पॉइंट समझना था। अगला क्वेश्चन हमको देखने दो, ओके। इंटरनेशनल लॉ एंड राज्य विधि का संबंध। राज्य विधि की जगह पे जो शब्द यूज हुआ है वो है म्यूनिसिपल लॉ, ठीक है, ओके। तो म्यूनिसिपल लॉ आ जाए तो हमारे यार तुम जो है म्यूनिसिपल के बारे में पूछ रहे हैं कौन सी विधि है, तो यहाँ म्यूनिसिपल लॉ से मतलब है राज्य विधि। राज्य मतलब किसी देश का कानून, ठीक है, क्योंकि हर देश का, जैसे कि देश का कानून, ठीक है, म्यूनिसिपल लॉ का मतलब है, ये हम लिख दे रहे हैं, ओके, जैसे भारत का कानून इत्यादि, ठीक है, ओके। नौ, अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य विधि अगर विश्व के स्तर पे देखोगे तो महत्वपूर्ण दो स्तंभ हैं, क्योंकि एक म्यूनिसिपल लॉ हर देश में एक होता है, हर देश का अपना एक कानून होता है, और अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून है। अब तुमको इसका आंसर लिखना है तो पहले तुमको अंतरराष्ट्रीय विधि की थोड़ी सी परिभाषा देनी होगी, फिर तुमको म्यूनिसिपल लॉ थोड़ा सा परिभाषित करना होगा, आराम से कर लोगे। किसी देश की विधि जो उस देश की विधायिका द्वारा इत्यादि द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, जैसे भारत के कानून है, ठीक है, ओके ओके। राष्ट्रीय विधि और राष्ट्र विधि में क्या संबंध है, तो देखो आज के जमाने में जब वैश्वीकरण हो रहा है, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण संरक्षण, समुद्री कानून, विमानन, साइबर स्पेस इत्यादि, आतंकवाद, है ना, इन सब में लोग आपसी निर्भरता और बढ़ा रहे हैं। आतंकवाद से बचने के लिए
आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं, तब इन दो कानूनों में, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक अपने देश के कानून के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बट प्रश्न तब उठेगा जब अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि में विरोध हो जाए, तो हम किसे प्राथमिकता देंगे। ठीक है, ओके, चलो। सो हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा देखी, और फिर म्युनिसिपल लॉ अर्थात राज्य विधि, किसी देश की विधि की परिभाषा देखी। इसको हम आराम से अपने शब्द में एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम बताएंगे ये दोनों एक दूसरे को कैसे संबंधित है, आजकल व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न। लेकिन अगर दोनों में विरोध है तो हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो संबंध है IL एंड ML का, इसके लिए कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो सिद्धांत हैं और दोनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। पहला है द्वैतवाद और दूसरा है एकवाद। ठीक है, सो द्वैतवाद मतलब दो, दो मतलब डुअल। ठीक है, एक मतलब सिंगल, मोनो। ओके, सो द्वैतवाद का मत और एकवाद का मत। ठीक है, पहले हम द्वैतवाद का मत देखते हैं। ठीक है, नाउ द्वैतवाद का मत के कुछ प्रमुख विधि शास्त्री हैं, जैसे ट्राइपेल, एंजिलोटी एंड इत्यादि। तो एंजिलोटी का नाम अच्छे से याद हो जाएगा, मेरे नाम से याद रखना बस। ठीक है, एंजिलोटी ETC, जो भी विधि शास्त्री दिए हो, हमको इनका नाम याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एंजिलोटी, एंजिली ऐसे करके याद कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी रिलेटिव फैमिली से जोड़ के नाम याद रखो तो याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल का भी नाम याद रखने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डुअल के बाद ट्रिपल आता है। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, सो एंजिलोटी और ट्रिपल के अनुसार हम द्वैतवाद को अगर देखेंगे तो इनका कहना है कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य विधि है, ठीक है, ये दोनों दो अलग व्यवस्थाएं हैं। क्या है? दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ओके, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय विधि और किसी राष्ट्र के विधि के बीच में संबंध। इसको पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको जानना होगा कि क्या ये दोनों विधियां एक हैं या अलग अलग हैं। इसको समझ लेने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। वैसे भी और भी सिद्धांत है, बट हम दो महत्वपूर्ण देख लेते हैं। एक है द्वैतवाद, एक है एकवाद। द्वैतवाद जाहिर सी बात है दो की बात कर रहा है, और कुछ विधि शास्त्री हैं जिसमें से ट्राइपेल, मेंजिलोटी को ले लेते हैं। इन सब के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य विधि दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इसको एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाम ही इसका द्वैतवाद है, दो की बात कर रहा है। दो मतलब दो अलग अलग चीजें। ठीक है, दोनों का आधार अलग है, विषय अलग है, क्षेत्र अलग है। ठीक है, जाहिर सी बात है आधार अलग है। अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार क्या है? इसी देशों ने मिलकर बनाया है अंतरराष्ट्रीय कार्यों के लिए, जबकि राष्ट्रीय विधि उस देश के कानून व्यवस्था नियमों को सुरक्षित रखने के लिए होती है। ठीक है, विषय भी उसी के हिसाब से होते हैं, क्षेत्र भी वैसा होता है। किसी राज्य की विधि, कोई म्युनिसिपल लॉ उस देश में लागू होती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय विधि उन देशों पर लागू होती है जो उनका भाग होते हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय विधि थोड़ा सा यहाँ कर देना कि नोट पेन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विधि किसी देश पर तभी लागू होगी जब उस देश की संसद उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, कैसे एक्सेप्ट करेगी? कानून बनाकर। और इंडिया में है भारतीय संविधान, एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो, आई थिंक आर्टिकल 51 या 51 में ही है,
एक बार देख लें जाके, 51 में है शायद, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विधियों को भारत में लागू करने की बात की जा रही है, ठीक, ओके। एकवाद क्या होता है? तो इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो हैं केल्सन, ठीक है। ये सब विधि शास्त्री हैं। विधि शास्त्री कौन होते हैं? जिन्हें लॉ का इत्यादि इतना अधिक ज्ञान होता है। देखो, एक होता है एडवोकेट जो अपना, और एक होता है लॉयर। लॉयर कौन होता है? तुम लोग लॉयर हो, लॉ को पढ़ रहे हो, उसके बाद जिस दिन तुम लोग अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराओगे, एडवोकेट हो जाओगे। फिर जज का तो पता ही है, जिन्होंने विधि अच्छे से पढ़ी है, कोर्ट में बैठ के जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसर होता है, पीएचडी किया लॉ में, पढ़ा रहा है। ज्यूरिस्ट वो होता है जो जूरिस्प्रूडेंस में आता है, जिसको विधि शास्त्री कहा जाता है, जिसने कई अलग अलग विधियों को पढ़ा है, उनको परिभाषित करने का प्रयास किया है, ठीक है, उनके आधारों को बताया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंजिलोटी बता रहे हैं, केल्सन बता रहे हैं, ये सब क्या है? विधि शास्त्री हैं। इन्होंने कानूनों को अच्छे से पढ़ा है। किसी एक देश के कानून को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा है कि इन्हें भला कोई पोस्ट चाहिए थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई नौकरी नहीं की, इन्होंने नौकरी की, बट इन्होंने कई चीज़ों को बहुत अच्छे से डीपली से पढ़ा है, उसमें बहुत सारी रिसर्च की है, ठीक है। करते रहते हैं, फिर उस पर किताबें भी लिखते रहते हैं। तो हाई 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 लेवल के तुम, सॉरी लेवल के नहीं, हाई लेवल के प्रोफेसर कह सकते हो तुम इनको, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ज्यूरिस्ट कहा जाएगा, ठीक। तो केल्सन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य विधि एक ही है, ठीक है। इनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि और जो राज्य की विधि म्युनिसिपल लॉ है, एक ही विधि की विभिन्न स्तर हैं। मतलब लॉ तो एक ही है, बट स्तर अलग अलग हैं, ठीक है। स्तर स्तर बोल दिया, सॉरी, स्तर अलग अलग हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा निम्न लेवल का है, थोड़ा हाई लेवल का है, बट है एक ही व्यवस्था की। मतलब तुम इसको अपनी भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दोनों एक ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब ये स्तर की बात कर देते हैं तो ये कह रहे हैं कि जब हम स्तर की बात कर दे रहे हैं तो हम अंतरराष्ट्रीय विधि को हाई लेवल पे रख देते हैं, इसलिए क्योंकि उच्च स्तर पे रख देते हैं इसलिए क्योंकि ये भाई पूरे विश्व में लागू हो रही है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मेरा शब्द कहाँ जा रहा है, ठीक है, ओके। सो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि को प्राथमिकता दी है, ओके। नाउ देखो, ये बस तुमको इतना ही समझना था, ठीक है। राज्यों के बीच संबंध बाकी तुम्हारी सीरीज में दिया होगा, फिर भी हम थोड़ा सा और समझा देते हैं, ठीक है। मॉडर्न समय में थोड़ा सा कहाँ लागू हो जाएगा ये, ठीक है। तो वैश्वीकरण हो गया विश्व स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, उदारीकरण में सब लागू हो जाएगा, ठीक है। वहां पर ये इसको प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? अगर हम एकवाद को ले लेंगे, ठीक है, सॉरी, अगर हम द्वैतवाद को ले लेंगे तो हम कई अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अपने देश के कानूनों में लागू कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा भारतीय संविधान में। उसके अलावा पेन कहाँ गई, ये रही पेन। दूसरा, मानवाधिकार। तो हमारा मानवाधिकार प्रभावित है ही, भारतीय संविधान का भी। देखो तुम एग्जाम में इसको लिखोगे, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रभावित है किससे? यूडीएचआर से, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से। इसको हमने अपने संविधान में जगह दी है। अन्य चीजें भी हैं जैसे कि पर्यावरण संबंधी, है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं समुद्री कानून, अंतरराष्ट्रीय दायित्व, 4 और 5, ठीक है, ठीक है। दोनों विधियों में विरोध भी है, बट हमको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओके, ओके। अगर तुम्हारे में कोई केस ना हो तो ये वाला वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज है, नेक्स्ट पेज ले लेते, इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज है, इसका आर्टिकल 27 है, ठीक है।
ठीक है। आर्टिकल आई थिंक 27 है वियना कन्वेंशन की, भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहे, जो कि कहता है कि अगर आप किसी अंतरराष्ट्रीय कानून या संधि के भाग हैं, ठीक है, आपने कोई अंतरराष्ट्रीय संधि कर ली है, बाद में आप उस दायित्व से सिर्फ इसलिए कट नहीं सकते कि हम इसको फॉलो इसलिए नहीं कर सकते, सर सॉरी गलती हो गई, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है उसने अभी तक इसको अपना भाग नहीं बनाया, तो आपने साइन ही क्यों किया था? आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत ने कोई संधि साइन कर ली, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो संधि उसने साइन की है वो हमारे यहाँ भी कानून नहीं है, वो भारत में कानून नहीं है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भारत ये नहीं कह सकता कि अभी संसद ने इस पर कानून नहीं बनाया है तो हम ये संधि परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? वियना कन्वेंशन कह रहा है, ठीक है। लेकिन संविधान नहीं कह रहा, अगर संविधान से विरुद्ध आपने संधि की है तो भारत में वो लागू नहीं होंगे, ठीक है, भले ही वियना कन्वेंशन कुछ भी कहे। ओके, ना भारत में अंतरराष्ट्रीय भारत में प्रावधान क्या क्या है देख लेते हैं, मुझे वहीं पे छोड़ देना चाहिए, तो अभी तक हम लोग दूसरा टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है ना, संबंधी प्रावधान, ठीक है। सो आर्टिकल 21 मैंने बोला ही, आर्टिकल 21 क्या कहता है, देखो भारत में प्रावधान जो है वो द्वैतवादी लिया गया है, ठीक है, एकवादी नहीं लिया गया है, हमारे देश के लिए हमारे देश का कानून सर्वोच्च, सीधी सी बात, ठीक है। हम अंतरराष्ट्रीय कानून को महत्व देते हैं, लेकिन हमारे देश का कानून हमारे लिए इक्वल है, हम अंतरराष्ट्रीय कानून को अपने कानून से ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? तो आर्टिकल 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और संधि का पालन को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ये डीपीएसपी में है, ठीक है, बाध्य नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। संसद की भूमिका, अगर भारत किसी अंतरराष्ट्रीय संधि में शामिल होता है तो संसद उस संधि से संबंधित कानून भी भारत में बना सकती है, ठीक है, और कुछ न्यायिक निर्णय भी हुए हैं, और अगर तुम्हारे पास हो तो जॉली जॉर्ज का केस है, पढ़ लेना, नहीं होगा तो छोड़ देना, नहीं तो वीरेंद्र बहादुर पांडे का केस है 1984 का, ठीक है। और वीरेंद्र बहादुर जो केस है ये ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस वीरेंद्र बहादुर का था, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस वीरेंद्र बहादुर। अब देखो तुम्हारे में इसका नोट्स मत बनाना, जो तुम्हारे सीरीज में लिखा होगा बस उतना याद करना, हम तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो इतनी गंदी राइटिंग में तो वो बात मुझे खुद भी बाद में समझ नहीं आता मैंने क्या लिखा है। ओके, आई डोंट नो कैसे मेरे कॉपी शिफ्ट होती होगी एग्जाम में, ठीक है। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीधी सी बात है कि हम अंतरराष्ट्रीय नियमों को, इंटरनेशनल लॉस को भारत में तभी मान्यता देंगे जब वह भारत के घरेलू कानून के अनुरूप होगा, घरेलू कानून के अनुरूप होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये टॉपिक छूटा हुआ है और ये टॉपिक का हम करके फिर हम इन तीनों को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। स्रोत क्या है अंतरराष्ट्रीय विधि के, और इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम बांटते हैं प्राथमिक स्रोत, ठीक है, और पहला हम बात करते हैं प्राथमिक स्रोत, थोड़ा सा राइटिंग की इज्जत कर ले लड़की, कितना गलत कर रही है। ओके, प्राथमिक स्रोत में जो हम लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तुम्हें आगे भी काम आएगा, ठीक है। ICJ एक्ट का आर्टिकल 38, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है, ठीक है। दूसरा, तो ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत पढ़ रहे हैं,
कहाँ से अंतरराष्ट्रीय विधि आती है, जैसे हमें अपने देश का कानून पढ़ना है, स्रोत पढ़ना है, तो कहाँ से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 38(1) लेते हैं। ओके, आर्टिकल 38(1) जो है ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो कानून है, इंटरनेशनल, इसको यहाँ पे मैंने एक्ट लिखा है, एक्ट की जगह पे यहाँ पे स्टेच्यू रहता है, ठीक है। स्टेच्यू का मतलब भी एक्ट ही होता है, कानून ही होता है। तो कहीं पर अगर तुमको इंस्टीट्यूट दिखेगा तो परेशान मत होना, ठीक है। ओके, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतरराष्ट्रीय लेवल का न्यायालय, बस इतना समझो। और उसने अपना भी क्या कर रखा है, एक्ट बना रखा है। जैसे हमारे देश का अपना संविधान है, वैसे उसका एक संविधान है, ठीक है। ओके, और इसका जो आर्टिकल 38(1) है, ये याद रखना, अक्सर तुम कभी रल्लम वगैरह दोगे तो यही सेक्शन पूछेगा, ठीक है, यही आर्टिकल पूछेगा। और इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रमुख रूप से जो स्रोत हैं वो निम्न चार हैं, ठीक है, वो निम्न चार हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट, आज हम अपनी राइटिंग सही करके मानेंगे, ठीक है, संधियां, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज इसमें आएंगे, ठीक है। दूसरा है, पहला था अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं एवं रूढ़ियां, बट अपना फोन माइक ऑफ कर लो, जो भी हो। इंटरनेशनल कस्टम्स इसमें आएंगे, ठीक है। तीसरा है सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य प्रिंसिपल। तो ये जो सभ्य राज्य वाला है, कुछ कुछ याद आ रहा है, किसने दिया था बताना हमको, ठीक है। सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। तुम्हारे में हो सकता है कुछ और शब्द यूज हो, तो कट करके उसको सही मत करने लगना, ठीक है। जनरल, सामान्य नियम की जगह हम जनरल प्रिंसिपल लिख दे रहे हैं, क्योंकि समझ में तो दोनों नहीं आना है मेरी राइटिंग में, ठीक। नाउ फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे न्यायिक निर्णय और विद्वानों की कार्य। और विद्वानों के कार्य, विद्वानों के कार्य क्या होते हैं भी हम सब बता रहे हैं। सो ये जो है आर्टिकल 38(1) के अंतर्गत प्राथमिक जो साक्ष्य हम देख रहे हैं, उसमें उसके 4 प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संधियां क्या है? जो राज्य आपस में करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि भारत और इजराइल में कुछ सुरक्षा संबंधी हुआ है, जैसे अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब में हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि वो सऊदी अरब पे हमला है, ठीक है। उन्होंने आपस में क्या कर ली, संधि कर ली, तो ये उनके लिए एक कानून का स्रोत हो गया, ठीक है। तो उसको एज ए एविडेंस ले सकते हैं। ओके, ओके। सो अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला द्विपक्षीय संधि होती है, बायलैटरल ट्रीटीज, द्विपक्षीय होती है, देख के ही लग रहा है कि 2 राज्यों के बीच में होगी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे नहीं, तुम्हारे में होगा। बहुपक्षीय संधि, तो मैंने पहले बोला राज्यों के बीच होगी, तो बहुपक्षीय है, जाहिर सी बात है 2 से अधिक राज्य हैं, अनेक राज्यों के बीच हो रही है, ठीक है। ये दोनों तो समझ में आ जाता है। जो तीसरा है वो है सार्वभौमिक संधि। सार्वभौमिक संधि क्या होती है कि एक कानून बनाया गया है और जिसको जिसको उसमें आके पार्टिसिपेट करना है, साइन करना है, कर लो, ठीक है, उसका भाग बन जाओ, ठीक है। ऐसी संधि का क्या होता है, विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कन्वेंशन इत्यादि हो गया है, ट्रीटी हो गई है पर्यावरण संबंधी, ठीक है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल भी दे दें, यूएन चार्टर हो गया, जिनेवा संधि हो गई, ठीक है। एनपीटी हो गया, एनपीटी क्या है, परमाणु अप्रसार संधि है, एटॉमिक बम से संबंधित है, एटॉमिक पावर से संबंधित है, ठीक है। महत्व क्या होता है संधियों का?
अच्छा, हम इतना अंदर क्यों जा रहे हैं, हमें तो सिर्फ स्रोत समझना है, ठीक है। फिर भी हमें सिर्फ सोर्स समझना है, क्योंकि अगर टॉपिक से बाहर चले जाएंगे प्रॉब्लम होगी। महत्व क्या होता है संधियों का? राज्यों के बीच ये परस्पर और अधिकार को कर्तव्य को निश्चित कर देते हैं, क्योंकि संधि करेंगे, जाहिर सी बात है रिटेन में करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा ड्यूटी क्या है, मेरे इस देश की ड्यूटी क्या है, इस देश की ड्यूटी क्या है, ठीक है, इत्यादि। सेकंड जो है अंतरराष्ट्रीय प्रथा, इसको फिर अलग से हेडिंग डालोगे तुम लोग, वहां लिख सकते हो, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं क्या होती हैं? जो सबसे पहले हमें लिखना है प्रथा क्या होती है। प्रथा वह होती है जो दीर्घकालिक हो, निरंतर पालन में हो, ठीक है, और सामान्यता समाज के विरुद्ध ना हो, किसी विशेष आचरण का, यहाँ लिखते हैं विशेष आचरण का जो दीर्घकालिक हो। दीर्घकालिक मतलब इतना दीर्घ हो कि तुम्हारे घर गांव में जो कछुआ हो 300-400 साल पुराना, वो भी नहीं जानता हो कितना हो, ठीक है। निरंतर हो, बीच में टूटा ना हो, बीच में अगर उसको कहीं भी रोक दिया गया हो एक आध पीढ़ी के लिए, फिर चालू किया गया होगा तो वो रूढ़िय प्रथा में नहीं आएगा फिर, ठीक है, ओके। निरंतर उसका पालन किया गया हो, प्लस वो क्या हो, सामान्य विधि के विरुद्ध ना हो, ठीक है। मोरालिटी के भी विरुद्ध नहीं होना चाहिए और सामान्य विधि के भी विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ओके ना। इसके दो चीजें इसमें अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। दो चीजें इसमें, दो तत्व इसमें अवश्य होने चाहिए। वो दो तत्व हैं, पहला स्टेट प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है, राज्य उसको मान्यता देता हो, जिस भी देश का वो, जिस भी देश की रूढ़ि प्रथा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो राज्य उसको मान्यता देता हो, ठीक है, ओके। दूसरा विधिक विश्वास स्थापित करता हो। विधिक विश्वास स्थापित करना मतलब कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो किसी के साथ हो सकता है अन्याय हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं ओपिनियन ज्यूरिस। इतना डीपली नहीं याद करना, बट हम तुमको बता दे रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे समुद्री जल क्षेत्र में कोई समझौता हुआ है तो उनके उनके जल क्षेत्र में जो प्रथाएं चलती होंगी उस हिसाब से कर सकते हैं, राजनयिक प्रतिरक्षा कर सकते हैं, युद्धकालीन मानवता के सिद्धांत के लिए इत्यादि के लिए हम तुमको बता रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारा रामचरितमानस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। जैसे कि प्रथाएं हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लागू करना है, सो हमने देखा कि जब हनुमान जी जाते हैं और प्रथा का एग्जाम्पल मिलता है श्री रामचरितमानस में, और हनुमान जी जब जाते हैं तो विभीषण कहते हैं रावण से कि ये राजदूत हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आज भी अंतरराष्ट्रीय कानून है कि एक देश के राजदूत के साथ दूसरे देश में बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब विभीषण को लंका से निकाला जाता है तो वो राम जी के शरण में जाते हैं, तो वो उनको पनाह देते हैं, आश्रय देते हैं, जो आश्रय हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे ये हमारे यहाँ बहुत पुरानी प्रथाएं हैं, ठीक है। शेख हसीना है भारत में, भारत ने उनको आश्रय आश्रय दिया है, ठीक है, ओके ओके। सो तीसरा है सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त। इसका क्या अर्थ होता है? सभी राज्यों द्वारा कुछ चीजें हमेशा मान्यता प्राप्त होती है, जैसे हमारे देश में भी है कुछ सिद्धांत है जो मान्यता प्राप्त हैं, यही लिख दे रहे हैं इसके बगल में। आपकी मेरी आवाज जा रही, ठीक है। क्या होते हैं? जैसे निष्पक्ष न्याय हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। स्टॉपेल का सिद्धांत, विबंध का सिद्धांत, ये साक्ष्य अधिनियम में हम पढ़ेंगे। अगर आपकी बात पर भरोसा करके सामने वाला कुछ अपने कर्तव्यों में परिवर्तन कर लेता है तो आपको अपने कार्यों बात से पलटने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपने अपने पिता की जमीन दिखाकर एक्स को बोला ये जमीन देख रहे हो, ये मेरी जमीन है। आपकी बात पर भरोसा करके उसने आपको पैसा दे दिया जमीन खरीदने के लिए,
जमीन आपके पिता के नाम पे थी, बाद में जब जमीन आपको मिलेगी तो वो जमीन आपको उस आदमी को देनी पड़ेगी, ठीक है। आप बंध गए हो, आपने विबंध कर दिया है, ठीक है। गुड फेथ, कोई कार्य जो सद्भाव पूर्वक किया गया हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगल बगल कोई नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है कि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो मर जाएगा, वैसे भी मर जाएगा, बट हम गुड फेथ में कर रहे हैं, हो सकता है बच जाए, लेकिन गुड फेथ में करते करते वो मर गया, फिर भी मर गया, लेकिन हमें क्या किया, सद्भावना में काम किया था, ठीक है। अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना, निषिद्ध करना, कोई अपने राइट्स का यूज नहीं करेगा, ठीक है। ओके। एंड और भी चीजें जैसे लाभ का दावा नहीं करना इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। ये सब कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हर राष्ट्र, यहाँ पे सभी राज्य दिया है, बस सामान्यतः हर राज्य अपने देश में फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी, स्पेशली इंडिया वगैरह, तो सभी राज्य इसलिए कहा गया जहाँ डेमोक्रेसी वगैरह लागू है, ठीक है। नौ जो फोर्थ सोर्स है, ये है न्यायिक निर्णय। जब न्यायालय निर्णय देते हैं और वो कानून का रूप ले लेते हैं, बाध्यकारी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो होते हैं उसके नीचे वाले सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने सरोज रानी का केस पढ़ा हुआ था, ठीक है। सेक्शन 9 के बारे में था कि वो संवैधानिक है या असांवैधानिक, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट संवैधानिक है, बाध्यकारी हो गया, कानून का रूप ले लिया, ठीक है। यह विद्वानों के कार्य, कुछ रिसर्च उन्होंने की, कुछ बुक लिखी इत्यादि, ठीक है। ओके। ना, ये जो न्यायिक निर्णय और विद्वानों के कार्य हैं, इनको तुम सहायक स्रोत में भी डाल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, सहायक स्रोत, हेडिंग में भी डाल सकते हो, ठीक है, अगर डालना चाहो तो, है ना। ओके। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आधार भी होंगे, जैसे कि अलग पेज में हम देखते हैं, मेरी आवाज हैंग न करना बस, ठीक है। कुछ सामान्य कानून भी हो सकते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण आधार भी हो सकते हैं, ठीक है। अन्य स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, तो हमने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया, डिक्लेरेशन, घोषणा कर दी, कोई कानून बना के उसकी घोषणा कर दी, ठीक है ना, ये ना, कुछ गाइडलाइन निकाल दिया। कभी कभी मेरी राइटिंग हमको अच्छी लगती है, लेकिन इस पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, इतनी खराब जा रही है, ठीक है। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, ठीक है, कि आपको कुछ नियम का फॉलो करके ही कुछ करना है, ठीक है। ओके, सही से लिख देना, नहीं तो तुम लोग को बाद में समझ नहीं आएगा, इरेज करने तो। कंडक्ट्स, ठीक है, थोड़ा सा सही है उससे। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि जो यूएन असेंबली है, यूएन जनरल असेंबली है, ये कोई रेगुलेशन बना दे इत्यादि, ये भी क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि के सोर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा साम्या, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, हो गया, ये प्राथमिक सोर्स थे। द्वितीयक सोर्स, ये प्राथमिक सोर्स थे, और हम द्वितीयक सोर्स देखते हैं। द्वितीयक सोर्स सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं, वाह उड़ रही है मेरी राइटिंग, ओके। द्वितीय स्रोत, ओके, जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के निर्णय हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो निर्णय हो गए, ओके। राज्यों के अपने दायित्व के लिए, राज्यों ने अपने दायित्व के लिए कुछ मसौदे बनाए हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे, राज्यों ने कुछ अपना ऐसा संधि की है, कुछ मसौदा बनाया है, ठीक है।
ओके, इत्यादि ये सेकेंडरी में आएंगे। जो न्यायिक निर्णय है, देखो, द्वितीयक साक्ष्य में अगर आर्टिकल 38 1D जाएंगे हम इंटरनेशनल लॉ वाले में, जो हमने अभी न्यायालयों के निर्णय पढ़े थे, वो भौतिक साक्ष्य के रूप में इसमें शामिल होंगे इत्यादि। बहुत ज्यादा इसको नहीं देखना था, बस इतना था कि हमें पता चल गया कि साक्ष्य क्या होंगे। ठीक है, केस के लिए अगर लोटस वाला केस है तो लास्ट में, इसके पूरे सेक्शन के लास्ट में हम 3-4 केस बताएंगे जो पूरे इंटरनेशनल लॉ के हर टॉपिक से हम बता देंगे कहाँ से कैसे ऐड करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक देखना पड़ेगा क्या। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मान्यता, और शॉर्ट में पढ़ने के चक्कर में लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। और हमको कुछ कुछ एक चीज ऐड करनी थी, कहीं पे कहाँ गया ये जो केल्सन का ये सिद्धांत है ना, अच्छा ये तो नहीं, यहाँ पे है। ठीक है, ये सिद्धांत की अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य विधि एक ही सिद्धांत के दो पहलू हैं। इसको ग्रैंड नॉर्म थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये अक्सर एलएलएम वगैरह के एंट्रेंस में, नेट जेआरएफ वगैरह में पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, ग्रैंड नॉर्म थ्योरी, सो ये किसने दी थी, केल्सन ने दी थी। ओके, कि हर कानून जो है एक ही है, कानून जो है एक ही इकाई का भाग होता है, इसका यही अर्थ होता है। ठीक है, ग्रैंड नॉर्म मतलब एक बड़ा सा नॉर्म होता है, एक बड़ा सा, मतलब फॉर एग्जांपल तुम मान लो कि एक बड़ा सा पेड़ है और उसके कई परतें हैं, उस तरीके से लॉ जो है एक बड़ी सी इकाई है और उसके कई परतें हैं। सबसे ऊपर हम अंतरराष्ट्रीय विधि को रखना है। अब बहुत डीपली पढ़ोगे तो इनका बहुत भारी मीनिंग है, हमें इतनी भारी मीनिंग नहीं पढ़नी है। जुडिशरी के यूपी जुडिशरी के प्री में एमसीक्यू आता है, एलएलएम के एंट्रेंस में इसका प्री में आता है, और नेट के पेपर में आता है। ना हमारा टॉपिक जो है वो है मान्यता, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्पेशली जब इस समय चल रहा है युद्ध में, जब युद्ध चल रहा है इजराइल और फलस्तीन का, तो हमको मान्यता थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, मान्यता। ठीक है, ओके, लोग शादी करते हैं। ठीक है, शादी करने के बाद लोग उन शादी को मान्यता देते हैं। ओके, अब कोई राज्य बन रहा है, राज्य बन गया, लेकिन अपने आप में उसने कहा चलो हम राज्य बना लिए, लेकिन तुमको अन्य राज्यों द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो लोगों ने शादी की है। अगर अभी नहीं, पहले की बात करें, अभी तो कानून में साइन हो गया, कानून मान्यता देगा। ठीक है, अभी कौन देगा मान्यता, कानून मान्यता देगा। समाज में मान्यता देनी है तो अन्य समाज के लोग देंगे। उसी प्रकार से, अब तुम ये एग्जाम्पल में मत लिख देना शादी में जैसे मान्यता मिलती है, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि राज्य में कोई नया राज्य बना है। ठीक है, कोई नया राज्य बना है, सिर्फ बन जाने से वो अपने आप में एक देश नहीं हो गया है। ठीक है, वो अपने आप में एक देश तब होगा जब उसको अन्य देश मान्यता देंगे। जब हम देश शब्द बोलते हैं तो तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आता है, लेकिन एग्जाम में, चूंकि तुम्हारे टॉपिक में मैंने शुरू में बोला था कि इंटरनेशनल लॉ देश की जगह राज्य शब्द का यूज करता है, स्टेट शब्द का यूज करता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत मान्यता को जो परिभाषा दी गई है वो कहती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में किसी मौजूदा राज्य द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में राज्य की स्वीकृति या अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा अपेक्षित राजत्व की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने की घोषणा क्या कहलाती है, मान्यता कहलाती है। सो परिभाषा तुम्हारे में दी होगी, हम लिख दे रहे हैं। परिभाषा लिख दिया ना, परिभाषा हो गया, परिभाषा लिखने बोले, अंदर थोड़ी बोले थे। ठीक है, ओके, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में किसी मौजूदा राज्य द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में राज्य की स्वीकृति। ठीक है, सो जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय कौन से होंगे, हर देश की बात यहाँ हो रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय बिल्कुल वैसे ही है, अंतरराष्ट्रीय कानून की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक समुदाय में कई लोग से मिलकर बनता है ना, कई समुदाय के लोग मिलकर बनते हैं।
एक ग्रुप 5 लोगों का ग्रुप है, तो ग्रुप 5 लोगों से मिलकर बना है। वैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय हर एक देश से जो ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है उनसे मिलकर बना है, जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि से। ठीक, तो जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जो देश हैं, एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में देखो, व्यक्तित्व मैंने कई बार बोला है कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक नेचुरल जैसे हम तुम हैं, एक कानूनी व्यक्ति होता है। कानूनी व्यक्ति मतलब जैसे कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है। कानूनी रूप से मान्यता देने का मतलब है उसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं, वो हमारे खिलाफ केस कर सकता है, वो संविदा कर सकता है उसके खिलाफ, ठीक है, वो व्यक्ति वाले सारे कार्य कर सकता है सिवाय खाना खाने, पानी पीने और सांस लेने के। ठीक है, जैसे कोई कंपनी हो गई, ठीक है, मान लो तो LIC है, LIC कंपनी है, वो एक विधिक व्यक्तित्व है, ठीक है, और उसने तुम्हारा पैसा हड़प लिया, तो विधिक व्यक्तित्व है तभी हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में किसी मौजूदा राज्य द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में किसी राज्य को स्वीकृति प्रदान करना, किसी राज्य को स्वीकृति प्रदान करना ना, किस राज्य को स्वीकृति प्रदान करना, जिसमें एक राज्य के सारे गुण मौजूद हों। ठीक है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, देखो कहीं पर मेरी हिंदी भी गड़बड़ हो जाए तो बहुत ध्यान मत देना, ठीक है ना, हो सकता है कहीं गलत हुआ हो। ठीक है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून में अपेक्षित, क्या अपेक्षित, क्या अपेक्षित, राजत्व के गुण या राजत्व के आवश्यक शर्तें पूरी होती हों। हम कुछ तो गलत कर दिए, सेंटेंस गलत कर दिए हैं, कट करके कर रहे इसलिए ना, ठीक है, पढ़ दे रहे हैं हम। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में किसी मौजूदा राज्य द्वारा, किसी की बात हो रही है मतलब हर एक को करना होगा, एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में किसी राज्य को स्वीकृति प्रदान करना, किस राज्य को, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून में अपेक्षित राज्य के आवश्यक शर्तें या तत्व। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य हैं किसी अन्य राज्य को मान्यता प्रदान कर रहे हों, और किसको प्रदान कर रहे हों, उस व्यक्ति को प्रदान कर रहे हों जिसमें वह लक्षण विद्यमान हो जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आते हों। कौन से लक्षण हैं ये, ठीक है, ओके, थोड़ा सा समझ नहीं आया, अभी समझ में आएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तो किसी राज्य को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्न अनिवार्यता होनी चाहिए। राज्य की मान्यता के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत निम्न अनिवार्य तथ्य होने चाहिए। कौन से अनिवार्य तत्व हैं ये? सबसे पहली बात है कि एक क्षेत्र होना चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, जैसे भारत का क्या है, एक निश्चित क्षेत्र है। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र का मतलब है कि कुछ जगह भले विवादित है लेकिन हमें पता है कि देश की किस नक्शे पे ये एरिया आएगा। ठीक है, इस सारा हेडिंग डाल के तुम इसको अलग अलग से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, और क्षेत्र है तो उस पर एक जनसंख्या भी होनी चाहिए। ओके, एक निश्चित जनसंख्या इसलिए यहाँ नहीं रहेगी, जनसंख्या कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ओके, जनसंख्या है तो इसको चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है, क्योंकि
चीन में लोकतंत्र नहीं है बट सरकार है, ठीक है। और पांचवा तत्व कहता है कि ये जो सरकार है उस पर जो ये संप्रभु है वो उस जनसंख्या को क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। कैसा नियंत्रण कर रहा है, स्थायी तौर पर कर रहा है, ठीक है। अर्थात वो सरकार स्थायी होनी चाहिए। स्थायी का मतलब ये नहीं कि रोज सुबह शाम बदल रही हो और बिल्कुल ना बदले, बदल सकती है। मतलब इसका मतलब ये है कि चुनी गई सरकार है, जैसी भी सरकार है, संप्रभु है, जो भी है, वो डेवलप की ओर अग्रसर है। अर्थात वो सरकार क्या कर रही है, उस एरिया पर, उस जनसंख्या पर अपनी संप्रभुता बनाए रखेगी, ठीक है। यदि ये शर्तें पूरी होंगी तभी मान्यता मिलेगी, ठीक है। नाउ राज्यों की मान्यता पर हम केल्सन का दृष्टिकोण अगर देखना चाहें तो हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। केल्सन क्या कहते हैं, इन्होंने भी अपनी कुछ शर्तें बताई थी कि अगर किसी राज्य को मान्यता देनी है तो उसे राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए, निश्चित क्षेत्र पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, स्थायी सरकार होनी चाहिए, स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, ठीक है। ओके, बट हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको उतना नहीं जाना। ना हमको ब्लू प्रिंट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा हम पेन चेंज करेंगे इस बार। रेड दिख रहा है ना, कहाँ चल रहा है, ठीक है। मान्यता की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप प्रक्रिया लोगे, सो तुम लोग अलग अलग हेडिंग करके देना, हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि राज्य एक अंतरराष्ट्रीय कानून वाली संस्था है, ठीक है। और राज्य क्या है, एक देश क्या है, वो अंतरराष्ट्रीय कानून का एक प्राथमिक विषय है, क्योंकि उन्हीं से मिलकर अंतरराष्ट्रीय कानून की स्थापना हुई है, ठीक है। इसको हम अपनी भाषा में देख लेते हैं और फिर उससे चलते हैं। ओके, इरेज कर दे। ओके, ठीक है। तो जो मान्यता होती है उसका अर्थ ये है कि जो नए राज्य हैं उसको अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाए, ठीक है। जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा सॉरी अपने अपने शब्दों में परिभाषा देते हैं। मान्यता का अर्थ होता है, मान्यता का अर्थ होता है किसी नए राज्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार करना। अपनी भाषा में कर लो इसको, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार करना, ठीक है। नाउ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, चूंकि हम उस वाली परिभाषा में नहीं बताए थे, यहाँ बता दे रहे हैं, सामूहिक मान्यता। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ये मान्यता कैसे दी जाती है पता है। तो नाम सुना है तुमने संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो है, नाम सुना है ना, इसमें सदस्य होते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र किसी राज्य को किसी राज्य को किसी नए राज्य को मान्यता देनी, नए राज्य को अपना सदस्य बना लेता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है। तो जब नए राज्य को वो अपना सदस्य बना लेता है तो उसको सामूहिक मान्यता कहते हैं, ठीक है। हाँ, ओके। और बहुत सारी परिभाषाएं जो तुम्हारे उसमें दी होंगी, जैसे ओपेनहाइम वगैरह की, उसको लिख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। ओके, नाउ लेट मी, हम इसके वर्ग को विभाजित कर लेते हैं कि कौन कौन मान्यता देता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो
मान्यता दी जाती है वो राज्यों की मान्यता होती है, जब राज्य दूसरे राज्यों को मान्यता देते हैं, ठीक है। जैसे भारत ने चाइना को मान्यता दी थी, चाइना को सबसे प्रथम मान्यता किसने दी थी? भारत ने दी थी। फिर सरकार की मान्यता, सॉरी, हाँ, एक सेकेंड। फिर उस राज्य की जो सरकार है उसको मान्यता देना, ये क्या है? बांग्लादेश की सरकार बदल गई थी, शेख हसीना वहां से चली आई और फिर वहां पर एक अंतरिम सरकार बिना किसी चुनाव के बन गई। अब उस सरकार को भी मान्यता दी जा सकती है, ठीक है। राज्य मतलब किसी देश के निर्माण को मान्यता देना, किसी देश में अगर युद्ध स्थिति बनी है उसको मान्यता देना, ठीक है। बट हमारा टॉपिक सिर्फ ये है, ठीक है, राज्यों राज्यों की मान्यता। राज्य को विभाजित लिख दिए, गलत लिख दिए, ठीक है। एंड चौथा प्रकार की मान्यता हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि में, वो होता है राजद्रोह की मान्यता, ठीक है। ये 4 प्रकार की मान्यताएं अंतरराष्ट्रीय विधि में दी जाती हैं, लेकिन हमारा विषय सिर्फ ये है, बस हम लिख रहे थे, अगर एग्जाम में लिखना हो तो, ठीक है। तो राज्य के लिए सबसे आवश्यक है वो चारों क्षेत्र जो हमने ऊपर देखा, जनसंख्या, राज्य, क्षेत्र, सरकार और संप्रभु इत्यादि होना चाहिए। अगर ये है अस्तित्व में तो उसको राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और मान्यता दी जा सकती है, ठीक है। और जब ये ठीक है, हमको सरकार की मान्यता और युद्ध वगैरह नहीं पढ़ना था, ठीक है। चलो, मान्यता की आवश्यक तत्व भी हो गया, मैंने वहां पे पढ़ा था। और केल्सन वाला भी मैंने बोला, अगर लिखना हो तो लिख लेना। केल्सन, चूंकि देखो केल्सन वाला हम यहाँ लिख देते हैं, केल्सन वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पे बोलकर मैंने छोड़ दिया। ये फिर से वही बता रहे हैं, केल्सन के अनुसार मान्यता के आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है, क्योंकि इनके इंपॉर्टेंट है तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। राजनैतिक रूप से संगठित होना, वहां पे मैंने छोड़ दिया था, बट मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी सीरीज में हो सकता है हो, नहीं हो तो छोड़ देना, बल्कि लिखना चाहिए। निश्चित भूमि पर नियंत्रण होना, प्रभावशाली नियंत्रण होना, और स्थायित्व एवं अन्य राज्यों से स्वतंत्र होना। तो ये सारे केल्सन द्वारा दिए गए आवश्यक तत्व हैं, लेकिन जो इससे पहले हमने आवश्यक तत्व पढ़े वो सामान्य तत्व है, उनको लिखना है। अगर केल्सन के बारे में लिखोगे तो ये वाले तत्व लिखना है, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। चलो मान्यता के प्रकार देखेंगे अब हम, मान्यता के प्रकार देखेंगे। वहां हमने वर्ग देखा था, किस किस को मान्यता दी जा सकती है? राज्य को, सरकार को, युद्ध को, राष्ट्रों को, ठीक है। मान्यता के प्रकार अब देखेंगे हम। प्रक्रिया वही होगी मान्यता की कि आप जो है अपना देश क्या कहते हैं स्थापित कर लिया, आपके पास आवश्यक तत्व हैं, तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों से कहें कि आप हमारे देश को मान्यता दो, जैसे भारत ने चीन को दिया, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, एक विधिता मान्यता होती है, कानूनी मान्यता होती है, ठीक है, और एक तथ्य मान्यता होती है। तो ये जो दूसरी वाली मान्यता उसको हम लोग पहले करते हैं, इसको कहते हैं अस्थायी मान्यता। अस्थायी, हो सकता है दूसरा शब्द तुम्हारे में यूज हुआ हो, ठीक है, ओके। और एक होता है विधिता, डिफैक्टो वगैरह भी तुम लोगों में यूज हुआ होगा तो लिख लेना। स्थायी मान्यता, ठीक है, ये पहले नंबर पे था, हम दूसरे नंबर पे कर दिए, ठीक है। इसमें क्या होता है अस्थायी में,
एग्जाम्पल के लिए देखो, नया राज्य बनाया, ठीक है, एक्स भारत है। भारत इसको अभी जो डायरेक्टली मान्यता नहीं देना चाहता, ठीक है, लेकिन भारत सोचता है मान लो मैंने इसको मान्यता नहीं दी और किसी अन्य देश ने इसको मान्यता दे दी, ठीक, कल को ये देश बन गया, खूब विकसित हुआ या विकसित नहीं भी हुआ, हमारे संबंधों से इस पर प्रभाव ना पड़े, है ना, ओके। यह हो सकता है अभी हम इसको स्थायी मान्यता दे दें और कोई इसको मान्यता ही ना दे और हमारा दूसरों के साथ संबंध बिगड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको अस्थायी मान्यता दे देंगे, ठीक है, क्या दे देंगे, अस्थायी। एग्जाम्पल के लिए मैंने भारत लिखा है, ठीक है। अस्थायी मान्यता क्यों दी जाती है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको वापस ले लेंगे, क्या कर ले लेंगे, वापस ले सकते हैं, ठीक है, ओके ओके। विविधता मान्यता क्या होती है, यह उनको दी जाती है जिनके पास राज्य के सभी प्रॉपर गुण हो, ठीक है, राज्य के सभी प्रॉपर गुण हो। यहाँ पर भी सारे प्रॉपर गुण होने चाहिए, बट अंतर सिर्फ इतना है कि हो सकता है यहाँ पे कुछ राजनीतिक इत्यादि कारण हो, सामने वाला राष्ट्र न देना चाहता हो, ठीक है, बट ये वाला स्थायी सदस्य बनने के योग्य भी है, बाकी हमें ये दोनों चीजें होती है, दोनों में अंतर यह होता है, विधिक मान्यता में जो हमें की कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो ये है कि इसको जब दिया जाता है तो ये पूर्ण मान्यता होती है, ठीक है, इसको सामान्यतः वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है, जैसे भारत ने चाइना को दे दिया, ठीक है, ये कोई चरण में नहीं होता, इसमें चरण होते हैं, प्रथम चरण होता है, ये मान्यता का क्या होता है, प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण का क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि भारत इसके बाद, अभी इसने भारत ने अस्थायी मान्यता दी है, बाद में इसको पूर्ण मान्यता दे दे, बाद में क्या कर दे, पूर्ण मान्यता दे दे, ठीक है, ठीक है, बाद में पूर्ण मान्यता देकर द्वितीय चरण कर दे, बट ये फाइनल विधित मान्यता क्या होती है, इसमें कोई चरण नहीं होता, डायरेक्टली हम दे रहे हैं, ठीक है, ओके, इसको वापस लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ओके, ओके, सिद्धांत कुछ हम देखते हैं इसके, ओके, मान्यता के सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे निर्माणात्मक सिद्धांत, निर्माणात्मक सिद्धांत, इसको जो मान्यता देते हैं वो है हॉलैंड, एंजिलोटी, इनका नाम तो याद ही हो जाएगा, मेरे नाम से कर लेना, जा कैसे लिखेंगे, अच्छा जुमला लिख देते हैं यहाँ पे, एंजिलोटी, हीगल, लॉटरपॉट एंड ओपेनहाइम, ओके ओके, ओपेनहाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब होता है इस सिद्धांत का, इस सिद्धांत का मतलब होता है कि मान्यता, जो मान्यता का सिद्धांत है, जो मान्यता दी जाती है वो किसी तथ्य के पूरा होने पे नहीं दी जाती है, ठीक है, कि हाँ इस राज्य में जो है सारे एलिमेंट पूरे हो रहे हैं तो ये राज्य हो गया, तथ्य के पूर्ण होने पर नहीं होगा, कोई राज्य तभी मान्यता प्रदान करेगा जब अन्य राज्य उसको मान्यता दे। इसको एग्जाम्पल ऐसे समझो कि शादी हो गई है, घर वाले कहेंगे तुम्हारे करने से शादी क्या हो जाती है, शादी तुम्हारी तभी मान्य होगी जब हम तुम लोग की शादी को मान्यता देंगे, ठीक है, ओके। दूसरा है घोषणात्मक सिद्धांत, और ये बहुत मान्यता का सिद्धांत है, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, इसका सीधा सा मतलब है जैसे ही किसी राज्य में कोई राज्य बन रहा है, कोई देश बन रहा है, उसमें सभी आवश्यक तत्व
एक राज्य के पूर्ण हो जाते हैं, वो राज्य बन जाता है। कौन से आवश्यक तत्व? एक क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र है, उसमें निश्चित जनसंख्या है, उसकी अपनी एक सरकार है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, वो सरकार के ऊपर संप्रभु सरकार है। क्यों संप्रभु बोल रहे हैं? अभी तुम बोल दो बिहार में सरकार है, यूपी में सरकार है मैम, यूपी में एक क्षेत्र है, फिर उसमें जनसंख्या है, फिर उसमें सरकार है, और उसकी सरकार संप्रभु नहीं है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर संविधान है, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट संप्रभु है, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट संप्रभु नहीं है, ओके, इस मामले में, इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट नहीं है, अर्थात इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत देश नहीं है, ओके। तो क्या है घोषणात्मक सिद्धांत? घोषणात्मक सिद्धांत कहता है कि जैसे ही किसी राज्य के अंतर्गत सभी आवश्यक तत्व, एक क्षेत्र, उसमें जनसंख्या और एक सरकार और एक संप्रभु सरकार आ जाती है, वह ये गुण अर्जित कर लेता है, वो राज्य हो जाता है, ठीक है। अन्य राज्यों द्वारा जो मान्यता होती है, इसका मतलब अन्य राज्यों द्वारा मान्यता नहीं चाहिए, जो अन्य राज्यों द्वारा मान्यता इसको दी जाएगी वो सिर्फ एक साक्ष्य है। क्या है? साक्ष्य, मजबूती प्रदान कर रहा है बस, ठीक है, वो सिर्फ एक साक्ष्य उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। वो राज्य उसी समय बन गया, जैसे ही शादी हुई वो शादी पूर्ण हो गई। अब अगर घर वाले मान्यता दे रहे हैं, हाँ ठीक है, हम तुम्हारी शादी को मान्यता देते हैं, तो उस रिश्ते को मजबूती प्रदान कर रहे हैं वो, ठीक है, ओके। इसके समर्थक होंगे हॉल, उसमें तेरा लिखा था हॉलैंड है, यहाँ पे हॉल है, ठीक है, ब्रैडली, फिशर, वैगनर इत्यादि। फिर से देख लो, निम्नात्मक सिद्धांत का मतलब होता है कि आपके अंतर्गत सारे गुण हैं, आपने सारा अच्छा क्षेत्र वगैरह सब बना लिया, सारे गुण आ गए हैं, राज्य हो गया है, बड़ा सा क्षेत्रफल है, बड़ी सरकार है, सब प्रभु है, सब है। जब तक कोई राज्य आपको मान्यता नहीं देगा, तब तक आपका राज्य राज्य नहीं कहलाएगा, देश नहीं कहलाएगा, इसका निर्माण नहीं माना जाएगा, ठीक है। घोषणात्मक सिद्धांत कहता है जैसे ही आपने सारे गुण राज्य के प्राप्त किए, आप राज्य हो गए, धीरे धीरे सब मान्यता देते रहेंगे, ओके। इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, ये दो मेन सिद्धांत है, अन्य सिद्धांत हम यहाँ लिख दे रहे हैं। परिलक्षित या अव्यक्त मान्यता, ठीक है, जो परिलक्षित सिद्धांत होता है ये क्या होता है? मान्यता देने वाले व्यक्ति के मन पर होता है, सॉरी राष्ट्र के मन पे होता है, वो मान्यता देना चाहता है कि नहीं। सशर्त मान्यता, सशर्त मान्यता क्या होती है? जब आप किसी देश को मान्यता दे रहे हो बट उस पर शर्त लगा दे रहे हो कि आप अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो हम अपनी मान्यता वापस ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा दो मान्यताएं और हैं जो अंतरराष्ट्रीय विधि के विरुद्ध करके फॉलो की गई थी और इनकी आलोचना भी हुई और बहुत मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इनको इसलिए याद रखना चाहिए कि एलएलएम में कभी काम आएंगे, भविष्य में तुम लोग एलएलएम का नोट्स बनाओगे तो। स्ट्रेटा सिद्धांत, ये भी मान्यता से संबंधित है, ये मैक्सिमो के, सॉरी मैक्सिमो नहीं, मैक्सिको के मेरी लैंग्वेज आज भाग रही है, मैक्सिको के विदेश मंत्री थे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर थे, और इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करके कुछ इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करके इन्होंने कुछ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, पूरी दुनिया से कहा था कि हम अपने लिए स्वतंत्र हैं इस काम के लिए। इसकी बहुत आलोचना हुई थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का कुछ अवहेलना की थी, मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर सॉरी विदेश मंत्री ने, ठीक है। इसके अलावा एक और है और इसकी तो बहुत ही आलोचना हुई है, ठीक है, इस सिद्धांत की आलोचना नहीं हुई है, ये सिद्धांत मान्यता की आलोचना करता है, ठीक है। स्टिम्सन सिद्धांत, इसका नॉन रिकॉग्निजेशन डॉक्ट्रिन कहते हैं, इसको नॉन रिकॉग्निजेशन डॉक्ट्रिन,
अर्थात कि अगर आपने कोई मान्यता दी है किसी देश को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, नियमों का उल्लंघन करके, ठीक है, तो ऐसी मान्यता मान्य नहीं होगी। ओके, कुछ महत्वपूर्ण केस है लूथर बनाम शागोर का, ठीक है, बैंक ऑफ इथियोपिया बनाम बैंक ऑफ इजिप्ट का, अगर हो तो कर लेना हमारे उसमें। और एक केस है अनंत जाजू मेमडी का, ठीक है, ये भी अगर हो तो कर लेना, नहीं तो फिर हम लोग आगे देखेंगे केस, कुछ केस हम देखेंगे। ओके, नाउ तुम टॉपिक देखो, अगला टॉपिक देख लें तुम्हारे क्वेश्चन में, थोड़ा शुरू करते हैं। ओके, तो समानता क्या होता है कि हमारे यहाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे देश में, अभी एग्जाम्पल तुमको बहुत अच्छे दिखाते हैं, शेख हसीना है, ठीक है, और अपने यहाँ का ले लो नीरव मोदी है, ठीक है। सामान्यता क्या होता है कि किसी देश का व्यक्ति जब उस देश में कोई क्राइम करता है, अब मान लो ये तो शेख हसीना जी का नहीं लेंगे क्योंकि उनके देश का मामला है, दूसरे देश की में नहीं जाएंगे। सो नीरव मोदी हमारे यहाँ क्राइम किए, अब विदेश भाग गए, कहाँ भाग गए, विदेश भाग गए, कहाँ भाग गए, इंग्लैंड, ठीक है, भाग गए, चले गए। ओके, तो जब कोई व्यक्ति किसी देश में, जब कोई व्यक्ति किसी देश में कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो जिस देश में उल्लंघन हुआ है, जिस देश में उल्लंघन हुआ है, ऐसे देश का क्या है, अधिकार है कि उस व्यक्ति को क्या करे, दंडित करे। फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी फ्रॉड करके भाग गए, तो भारत को यह अधिकार है कि हम उनको पकड़े और उनको दंडित करें, ठीक है। किस हिसाब से दंडित करें, अपने देश की विधि के अनुसार, अपने देश की विधि के अनुसार दंडित करें। ओके, लेकिन वो तो भाग गए हैं। ओके, तो इस संबंध में हम क्या करते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बच्चा भाग जाए दूसरे के घर में तो मम्मी कहती है बेटा पकड़ के ला दो उसको, प्लीज पकड़ के ला दो, हेल्प कर दो, फिर हम उसको कूटते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का ऐसी परिस्थितियों में एक सहयोग की उपेक्षा, उपेक्षा नहीं, उपेक्षा शब्द, उपेक्षा तो बोला तो जाएगा ना, क्या बोलेंगे इसे, ओके अभी बता रहे हैं क्या बोलेंगे, अभी मेरे दिमाग में मुंह में हिंदी भी शब्द नहीं आ रहा। तो अपने देश की विधि के अनुसार दंडित करें, लेकिन वो क्या करेगा, अन्य देश में भाग कर दंड से बच जाएगा। दंड से बच जाएगा। ज्यादा पढ़ा लिए हैं क्या, एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम ऐसा आशा करते हैं दूसरे देश से, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ सहायता मिले। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी जो उम्मीद की जाती है, जिसमें किसी व्यक्ति को वापस, इसमें किसी अपराधी को वापस अपने देश में लाया जाए दंडित करने के लिए, या किसी, ठीक है, पकड़ा जाए उस अपराधी को, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग की उम्मीद की जाती है, ऐसे अपराधियों को
पकड़ने के लिए ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके या अपराधी को दंडित किया जा सके, उसको हम कहते हैं प्रत्यर्पण। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रत्यर्पण मतलब अर्पण करना। प्रत्यर्पण मतलब अर्पण करना नहीं, इसको अगर कट करेंगे तो हम देखते हैं इसमें अर्पण आता है। अर्पण मतलब किसी के ऊपर चढ़ा देना है, किसी को दे देना, तो कुछ वहीं से शब्द आया है। ठीक है, और इसको प्रत्यर्पण कहा जाता है, और लगभग विश्व के सभी देश इसको मान्यता देते हैं। ठीक है, सभी देश इसको क्या देते हैं? मान्यता देते हैं। अभी राज्य की मान्यता नहीं, इस शब्द को मान्यता देते हैं। ठीक है, ओके। अब एक दो परिभाषाएं भी तुम लिख सकते हो, जैसे ओपेनहाइम की है, ह्यूगो ग्रेशियस की है। ठीक है, ह्यूगो ग्रोसियस की है, सॉरी। तो ओपेनहाइम कहते हैं कि किसी अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है या अभियुक्त है, उस देश द्वारा जहां वह उस समय है लौटा देना प्रत्यर्पण कहलाता है। तो ये परिभाषा होगी, लिख लेना ओपेनहाइम की। ओपेनहाइम कहते हैं कि किसी अपराधी को जिस देश में, देखो नागरिक की बात नहीं हो रही है, किसी अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है, हो सकता है उसने भारत में अपराध किया हो लेकिन भारत का नागरिक ना हो, अपराध किया है, और जिस देश में वह है, हो सकता है कि वो इस समय कहाँ हो, अमेरिका में हो, तो वहां से उसको लौटा देना अपराधी को क्या कहलाता है? प्रत्यर्पण कहलाता है। ओके, ठीक है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना, क्योंकि हमको नियम पढ़ना है प्रत्यर्पण का। चलो, कुछ नियम है प्रत्यर्पण संबंधी। पहला नियम है कि प्रत्यर्पण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्यर्पण करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा किसी देश से। तो प्रत्यर्पण के लिए सबसे आवश्यक है कि जिस देश से आप किसी अपराधी का प्रत्यर्पण चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपको दे दिया जाए, उस देश से आपका संधि होना चाहिए। कैसी संधि होनी चाहिए? कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्रत्यर्पण संबंधी? ठीक है, आपने पहले से ही संधि करके रखी है कि कभी कोई अपराधी आपके यहाँ जाएगा तो आप मुझे वापस कर दोगे। ठीक है, और अगर संधि की है तो फिर वहां पर उत्तरदायित्व तो बनेगा और लौटाना पड़ेगा। अगर संधि नहीं की है, अगर संधि नहीं की है तब क्या करेंगे? तब हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने कोई संविदा तो की नहीं है। संधि की होती तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बन जाता, अंतर्राष्ट्रीय कानून बन जाता, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको उठा सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर सामने वाले को हम फोर्स नहीं कर सकते और उसका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता। अगर वो देना चाहे तो ठीक, और ना देना चाहे तब भी ठीक। ठीक है, ओके। देखो, दूसरा नियम ये है कि इसके अपवाद भी हैं। ठीक है, अपवाद हैं। अपवाद में है अगर वह अपराधी राजनैतिक अपराधी है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा, कतई नहीं किया जाएगा। और ये प्रत्यर्पण का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि एग्जाम्पल में तुम अभी लिख सकते हो बहुत अच्छे से, शेख हसीना का तुम लिख सकते हो कि बांग्लादेश में उनको मृत्युदंड दिया गया अपराधी घोषित करके। ठीक है, बट हम, वह एक राजनैतिक अपराधी है और राजनैतिक अपराधी को हम नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि उनकी, मान लो उनको दंड दे भी दिया गया, भविष्य में उनकी पार्टी ने सरकार बनाई और हमारे देशों के बीच संबंध बिगड़ सकते हैं। ठीक है, तो दो देशों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी विचारधाराओं में विरोध हो सकता है, और इस प्रकार के कृत्य में क्या होता है कि एक दूसरे को अपराधी घोषित कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपने राजनीतिक संबंधों को नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हम राजनीतिक अपराधियों को प्रत्यर्पण नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेल्जियम अटेंटांट बंद के अनुसार सरकार के प्रधान
या उनके परिवार के सदस्यों की हत्या राजनीतिक अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक, अगर तुम्हारे में लिखा हो तो ये जो है इसमें एक प्रत्यर्पण का केस आया था। तो उसमें क्या हुआ कि जो मुलजिम था, एक्यूज था, जो दूसरे देश में भाग गया था, उसने क्या किया था, एक राज्य के गवर्नमेंट के हेड, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई हो, उनको उनको उनकी पूरी फैमिली को समाप्त किया। ठीक है, वो भाग गया। फिर उसने राजनैतिक शरण लेने की कोशिश की। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा ये राजनैतिक शरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं था। इसी के साथ जन्म अभिसमय 1948 के आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है कि जनवध अर्थात मैनस्लॉटर, जनवध अभिसमय 1948, ठीक है। इसका एक्ट नंबर, सॉरी, आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि अगर आपके ऊपर आरोप है जनवध करने का और आप दूसरे देश में भाग गए हैं, चले गए हैं, तो ये जो जनवध आपने किया, मैनस्लॉटर किया है, ये राजनैतिक अपराध नहीं है और आपको वापस कर दिया जाना चाहिए। अब ना फिर कोई, आज मैंने प्रश्न देखा, कोई बोल रहा था कि मैनस्लॉटर तो राजनैतिक अपराध में आता नहीं है, तो शेख हसीना को वापस कर देना चाहिए, है ना। अरे भैया, शेख हसीना स्वयं एक राजनीतिक पॉलिटिकल मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो थी, वो है ना, एक चुनी हुई, खुद एक राजनीतिक हस्ती है वहां की, ठीक है, ओके। इसी प्रकार जो वायु एरोप्लेन का जो हाईजैक किया जाता है, ठीक है, उसको भी संयुक्त राष्ट्र भी समय 1977 राजनैतिक अपराध नहीं मानता, और अगर आप करोगे तो आपका प्रत्यर्पण किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्यर्पण के संबंध में एक और रूल लागू होता है, वो उस रूल को कहते हैं दोहरी आपराधिकता का नियम। दोहरी आपराधिकता का नियम क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति भाग के दूसरे देश में गया, मान लो किसी ने आपके यहाँ हत्या की है, भाग के दूसरे देश में चला गया, ठीक है, वहां से आप उस सरकार से बोल रहे हो उस व्यक्ति को वापस भेज दो, हमको दंड देना, इसने हमारे यहाँ हत्या की, मान लो भारत से भाग के सऊदी अरब में चला गया, ठीक है, ओके। तो वहां पर भी उसको अपराध, हत्या को अपराध होना आवश्यक है, जाहिर सी बात है, सऊदी अरब में हत्या अपराध वापस कर देगा। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ 3 शादी कर लिया, बहु विवाह कर लिया और भाग के चला गया सऊदी अरब, फिर भारत सरकार कह रही है आप हमको उस व्यक्ति को वापस कर दो, हमको दंडित करना है। सऊदी अरब कहेगी हमारे यहाँ बहु विवाह तो मतलब एक से अधिक शादी तो अपराध है नहीं, तो दोहरे आपराधिकता के नियम लागू नहीं हो रहे, तो मैं हम प्रत्यर्पण नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, एक केस अबू सलीम मामला, अबू सलीम टेररिस्ट थे अबू सलीम, ठीक है, ये भाग के चले गए थे विदेश, आतंकवादी थे, ठीक है। भारत ने इनको प्रत्यर्पण के लिए मांगा, आई थिंक उस समय शायद इंग्लैंड या किसी भी देश में थे, ठीक है। जहां पर ये गए थे वहां पर भी आतंकवाद अपराध था, लेकिन वहां पर डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट शायद नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उस देश ने शर्त रख दी कि अगर हम आपको भेजेंगे आपके पास, तो आप इनके ऊपर डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट संबंधी कार्रवाई नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो, हमारे यहाँ तो आतंकवाद जाहिर सी बात है मृत्युदंड मिलेगा, तो फिर यहाँ पर प्रत्यर्पण क्या हो गया, तो भारत ने कहा हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, तो फिर बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। ये केस जाके तुम लोग एक बार देखना गूगल पे, ठीक है। चलो अब देखते हैं भारत में प्रत्यर्पण संबंधी क्या विधि है, और तुम लोग बांग्लादेश और शेख हसीना वाला एग्जाम्पल जरूर देना, ठीक है। भारत में प्रत्यर्पण संबंधी विधि,
ओके, सो भारत ने भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 बना के रखा हुआ है, ठीक है। भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 को बना के रखा हुआ है, ठीक है। और इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि प्रत्यर्पण संबंधी जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अधिसूचना प्रत्यर्पण संबंधी है, उसको केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि प्रत्यर्पण दो देशों के बीच हो रहा है, तो जो संप्रभु होगा वही निकालेगा। देश में सबसे बड़ी सरकार जो होगी केंद्र सरकार होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक सेक्शन 31 है, देखो इसे तुमको याद नहीं करना क्योंकि हम लिख दे रहे हैं। सेक्शन 31 इसका कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी अपराध का दंड भुगत रहा है, तो जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी तब तक उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भारत में सजा भुगत रहा है, क्या हो रहा है, भारत में वो सजा है, मान लो उसको 10 साल की सजा दी गई है, ठीक है, और उसका प्रत्यर्पण भी करना है, कोई देश उसको मांग रहा है कि सर हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमको भी दंडित करना है, तो कह रहे ठीक है भेज देंगे, लेकिन तब भेजेंगे जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी। सजा पूरी होने के बाद ही उसका प्रत्यर्पण होगा, समय बाधित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, और इसी का सेक्शन अलग से है, सेक्शन 31A। ये कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग शेख हसीना वाले में लिखोगे, राजनैतिक अपराधियों का, राजनैतिक प्रकृति का है, ठीक है, सॉरी, कोई अपराध जो राजनैतिक प्रकृति का अपराध है, तब ऐसे में प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा, ठीक है, हम नहीं देंगे, सीधी सी बात। दूसरा 31B, ये अलग अलग सेक्शन है। आप प्रत्यर्पण जिस केस में मुकदमा चलाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, एक लिमिटेशन होता है कि 6 महीने तक का केस, देखो सिर्फ फाइन का केस है तो आप बिना में लिखोगे तो आप 6 महीने के अंतर्गत वाद ला सकते हो, ठीक है। और उस पर हम देखेंगे 1 साल तक का केस है तो 6 महीने, और ऐसी मतलब परिसीमा दी हुई है। लेकिन 3 साल से अधिक का दंडनीय अपराध है तो कभी भी आप वाद ला सकते हो। कब ला सकते हो वो भी दिया हुआ है, जब कब वो टाइम लिमिट चालू होता है वो सब भी दिया हुआ है, बीएनएसएस में हम देखेंगे, ठीक। तो जो मुकदमा के लिए प्रत्यर्पण जो देश मांग रहा है, अगर उसके यहाँ परिसीमा समाप्त हो गई है वाद चलाने की, केस चलाने की, ठीक है, परिसीमा समाप्त हो गई है तो हम प्रत्यर्पण नहीं करेंगे, ओके। और ऐसे बहुत सारे और भी धाराएं हैं। सेक्शन 31E कहता है, सेक्शन 31E, सेक्शन 31E कहता है, अगर जो अभियुक्त है उसको मजिस्ट्रेट ने जेल भेजा है, मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को, एक्यूज्ड को जेल भेजा है, तो फिर 15 दिन तक उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा, ओके। ना इससे भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 32। ये सब होने के बाद भी प्रत्यर्पण को रद्द किया जा सकता, नहीं देंगे हम देने वाले थे लेकिन नहीं देंगे, तो किसको ये शक्ति होगी, जाहिर सी बात है जो नोटिफिकेशन निकाल रहा था केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, किन आधारों पर, जिस अपराध के लिए आप प्रत्यर्पण चाहते हो, दंडित करना चाहते हो, कैसा मामला है वो, कैसा अपराध है, तुच्छ है, और तुच्छ अपराध तो भारत में भी दंडनीय नहीं है, सेक्शन 33 ऑफ बीएनएस और सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी। तो हम आपको क्यों दे, अभी हमने पढ़ा दोहरा सिद्धांत लागू होता है, हमारे यहाँ भी दंडित हो, आपके यहाँ भी। सद्भाव से नहीं मांग रहे हो आप, ठीक है, सद्भाव से मांग नहीं कर रहे हो,
नहीं देंगे हम, ठीक है। आपकी मांग अनुचित है, नहीं देंगे हम। कौन नहीं देगा? केंद्र सरकार मना कर देगी, ठीक है। अगर भारत की नीति के विरुद्ध है तब भी हम प्रत्यर्पण नहीं करेंगे। और ईटीसी। और शेख हसीना जी को इसी के आधार पर हम नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। इससे पहले मैंने जो बोला वहां मैंने बोला कि 31 30 से 31 में पढ़ा था, कोई अपराध जो राजनैतिक प्रकृति का है, ठीक है, उसका 31 में पढ़ा था कि कोई अपराध जो राजनीतिक प्रकृति का, उसमें प्रत्यर्पण नहीं करते। बट 37 ये कहता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, राजनैतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होगा, ठीक है। राजनैतिक अपराधी हैं, हम प्रत्यर्पण नहीं करेंगे। कई बार हमने पढ़ चुकी है इसको, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण केस हैं और इसमें सावरकर वाद उत्तर आएगा, ठीक है। इसमें क्या था, जो सावरकर थे वो एक भारतीय क्रांतिकारी थे, हमने देखा मूवी बनी हुई सावरकर के नाम पर, ठीक है। और उनको एक जलयान से भारत लाया जा रहा था, ठीक है, ताकि उनके ऊपर केस चलाया जा सके। जब उनका जिस जहाज से वीर सावरकर को भारत लाया जा रहा था, वो मार्सिलीज बंदरगाह पर रुका, तो वहां से सावरकर भाग निकले, ठीक है। लेकिन जब वो भाग निकले तो उनको फ्रांस की पुलिस ने पकड़ लिया। उनको ब्रिटेन की पुलिस भारत ला रही थी उन पर केस करने के लिए। उनको बंदरगाह पर उनका जहाज रोका गया, तो वहां से वो भाग निकले, लेकिन उनको फ्रांस की पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। और एक सेकेंड, पेज पलटते हैं तो बताते हैं। ओके, ऐड करना पड़ेगा पेज, एक सेकेंड। ओके, सो सावरकर का केस देखे थे, वीर सावरकर का, ठीक है। सो जो सावरकर थे, ये प्रत्यर्पण से संबंधित इंपॉर्टेंट केस है, इंडियन केस है। ये जो है ब्रिटेन पुलिस इनको पकड़कर भारत ला रही थी, भारतीय क्रांतिकारी थे, दंडित करने के लिए। पानी के जहाज पे थे, ठीक है। मार्सलीज एक बंदरगाह पर इनकी जहाज रुकी थी, ये वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद इनको फ्रांस की पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। और फ्रांस की पुलिस ने जब इनको पकड़ लिया तो ले जाके ब्रिटिश के जहाज के जो कैप्टन थे, ब्रिटिश जहाज के, उन कैप्टन को दे दिया। इस भ्रम में दे दिया कि ऐसा करना उनका कर्तव्य था, ठीक है। बाद में जो फ्रांस की सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि आप हमें सावरकर को वापस करिए, क्योंकि भाई जो सावरकर थे वो क्या थे, राजनैतिक अपराधी थे उनकी नजर में, ठीक, उस टाइम पे। ओके, फ्रांस की सरकार ने कहा कि आप आपको सावरकर को वापस कीजिए, क्योंकि प्रत्यर्पण संबंधी सभी नियमों का सही से पालन नहीं हुआ, ठीक है। नौ केस चला गया हेग की कोर्ट में। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के ऊपर कोई ऐसा उत्तरदायित्व नहीं लाती है जिसके द्वारा उपयुक्त आधार पर अपराधियों को लौटाया जा सके, ठीक है। कि एक बार प्रत्यर्पण हो चुका है तो हम क्या करें, इनको वापस कर दें, ऐसा कोई दायित्व नहीं है। सारा दायित्व प्रत्यर्पण करने से पहले हुआ था, ठीक है। विधि शास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की। देखो क्या कहा न्यायालय ने, कि हेग न्यायालय ने कहा कि देखिए, अंतरराष्ट्रीय विधि ऐसा कोई दायित्व नहीं बनाती जिसके अंतर्गत प्रत्यर्पण के बाद अपराधियों को वापस किया जा सके, ठीक है। इसकी बहुत आलोचना हुई, ओके। इसके अलावा मुबारक अली अहमद बना मुंबई राज्य का केस है,
और भी केसेस हैं, देख लेना। हाँ, अबू सलीम वाला केस एक बार हम लोग देख लेते हैं ना, मैंने क्लियर नहीं बताया था तो एक बार देख लेते हैं। सो अबू सलीम जो थे, मैंने फिर से बोला आतंकवादी थे, ठीक है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट के प्रमुख आरोपी थे। पुलिस इनकी बहुत दिन से तलाश कर रही थी, पुर्तगाल भाग गए। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, ठीक है, ठीक है। भारत सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करो, हमको जो है इनको दे दो, ये आतंकवादी हमले के मुख्य अपराधी हैं। पुर्तगाल में लंबी लड़ाई चली, जो 1993 का केस है। और 2005 में पुर्तगाल का जो सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ का, पुर्तगाल का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने यह निर्णय दिया कि इनको भारत को दे दिया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके। कहाँ गया इनका, भारत को दे दिया जाना चाहिए, दे दिया गया, ओके। प्रत्यर्पण हुआ, फिर भारत में केस चला। बट इनकी जो पत्नी थी मोनिका बेदी, उनका भी प्रत्यर्पण करा के जब भारत लाया गया, ठीक है, भारत को दे दिया गया। उसके इस पर इनकी पत्नी जो थी मोनिका बेदी, उनको भी प्रत्यर्पण के थ्रू भारत लाया गया था, क्योंकि उनके ऊपर फेक पासपोर्ट का केस था, लेकिन वो साबित नहीं हुआ और 2007 में उनको बरी कर दिया गया था। सो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक यही था, कहाँ गया, अबू सलीम से। बट जब पुर्तगाल ने भारत को उनको प्रत्यर्पण किया तो शर्त रखी कि आप डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट संबंधी दंड नहीं दोगे, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर विजय माल्या का केस जस्ट हुआ है, ठीक है। भारत ने ये भी एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो, विजय माल्या का भी। विजय माल्या ने क्या किया, 9,000 करोड़ का फ्रॉड किया, ठीक, कर्ज लिया और लेकर इंग्लैंड भाग गए, ठीक है। भारत ने इंग्लैंड से माल्या के प्रत्यर्पण के लिए आवेदन किया। और इंग्लैंड के केस में भारत ने प्रत्यर्पण के लिए रिक्वेस्ट किया था। वहां पर ऑर्डर दिया गया था कि इनको भारत में दे दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर मामला अपील में चला गया, ठीक है। उसके बाद नीरव मोदी का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और लेकिन चूंकि उनको भी अभी भारत नहीं लाया जा सका है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ विदेशी केस भी अगर तुम्हारे में हो गए सीरीज में देख लेना, जैसे कि री कैटियोनी का केस है, एक केस में देख लेते हैं, ठीक है। री कैटियोनी, री कैटियोनी, ये विदेशी केस से प्रत्यर्पण के संबंधित, ठीक है। यह राजनीतिक अपराधों के प्रत्यर्पण से संबंधित है। इस वाद में स्विस सरकार ने जो है कैटियोनी नामक व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए मांग की थी। कैटियोनी के विरुद्ध टिसिनियो के कैप्टन की राज्य परिषद के एक सदस्य की हत्या का आरोप था, ठीक है। कैप्टन में कुछ से राजनीतिक मतलब उसका असंतोष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। एक सशस्त्र भीड़ ने म्युनिसिपल पैलेस पर उसके आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी थी। इस बात का साक्ष्य था कि जो गोली चलाई थी भीड़ ने, वो कैटियोनी ने चलाई थी, ठीक है। इंग्लैंड के किंग बैच ने यह निर्णय दिया कि जो कैटियोनी है वो राजनीति, जो उसका अपराध है वो राजनीतिक था, इसलिए उसका हम प्रत्यर्पण नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद है द म्यूनियरवाद भी है, और संयुक्त राज्य वर्सेस रूसर का रेक्स बनाम ग्रॉटके का बहुत सारा केस है। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कल और वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आश्रय का, ठीक है। आश्रय भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। आज के लिए इतने ही, ओके। एक सेकंड देखते हैं, आप आश्रय भी कर लेंगे आज, नहीं कल करेंगे, ओके।